जय भीम, नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। लगभग दोस्तों हमारे महाराष्ट्र में एक विवाद चल रहा है और वो विवाद धम्मलिपि या ब्राह्मी लिपि इसके ऊपर चल रहा है। तो इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो क्यों ना हम ये वीडियो आखिरी तक देखें। तो आपको बहुत सारी बातें मैं आपको लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बहुत ही अहम बातें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे अहम मुद्दा है कि आप जिस लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके ऊपर है। तो भारत की प्राचीन लिपि का किस तरीके से नामोल्लेख होते चला गया है इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके पास शेयर हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो जब ये लिपि का निर्माण क्यों हुआ, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उसके बारे में पता चले। दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि आज से लगभग जिस समय आदि मानव इस पृथ्वी पे या इस भूभाग पे उसके अस्तित्व का दाखला हमें मिलता है या उनके अस्तित्व देखने को मिलते हैं, तो उस समय से कुछ बातें हमें देखने को मिलती है। जब आप कोंकण प्रांत में आएंगे तो बहुत सारे आदि मानवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद कई और जगह पे भी जाएंगे तो मध्य प्रदेश है, बहुत सारी जगह है, तो यहाँ पर भी आपको पूरे भारतवर्ष में आदि मानव के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। तो एक इतिहास का मुद्दा है। मानव ने क्या किया कि मानव जो है उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का निर्माण किया, जिस भाषा में वो अपनी भावनाएं प्रकट कर सके। तो इस भाषा को लिपि की ज़रूरत है, लिखने के लिए तो इसको लिपि की ज़रूरत है। तो उस लिपि का निर्माण चित्रलिपि से शुरुआत हुई है, जिसे हम चित्रलिपि कहते हैं। वो इजिप्ट में लगभग 3000 साल पहले ही शुरू हुई है। भारत में हम सिंधु संस्कृति का हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें चित्रलिपि देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा आता है कि ये जो लिपि हम आज देखते हैं, जिस लिपि में अशोका के बहुत सारे शिलालेख हैं, अनगिनत लेनियों में शिलालेख है, तो इस लिपि का असली नाम क्या था, इसको ये नाम दिया किसने है, तो ये सबसे अहम बात है। तो आज के जो विवाद चल रहा है उस विवाद में जो कोई इंडोलॉजिस्ट है, ये इंडोलॉजिस्ट या एपिग्राफी में जो तज्ञ है, ये लोग बात कहते हैं कि इसे ब्राह्मी कहा गया है। और ये प्रचलित नाम है, ब्राह्मी जो है ये प्रचलित नाम है। इसको इसलिए माना गया है कि ये ब्रह्मदेव ने इसका निर्माण किया है। ये लोगों के मन में बातें हैं, इसलिए उसको इस आधार पर माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसको ब्राह्मी के नाम से जानेंगे या ब्राह्मी के नाम से जानेंगे तो आपको कहीं पर भी इसके एविडेंस प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसका कोई एविडेंस है ही नहीं। सबसे अहम बात है कि इस लिपि को जो हम ये कह सकते कि जो ब्रिटिशर्स है, इन्होंने इसको ब्राह्मी नाम दिया हुआ है। ये पहले कहीं पर भी ब्राह्मी देखा नहीं है, ना ही इसको जब 1836 में पूरी तरह से हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा 1836 के बाद यहाँ पे इस लिपि को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से नहीं जाना जाता था, ऐसे बहुत सारे एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो पहले हमें इसको जॉन प्रिंसेप ने इंडिक स्क्रिप्ट कहा है। उसके बाद
ये लिपि लिखने वाला कोई एक नाम है, उसका नाम सामने आया तो उसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तो उन्होंने इसको अशोकन स्क्रिप्ट कहना शुरू कर दिया। तो ये जो ब्राह्मी नाम किस तरीके से पड़ा ये हम ध्यान से देखेंगे। तो ऐसे कोई तज्ञ है जैसे कि बुलर है, तो ये जो बुलर है, ये बुलर ने पहली बार इसको ब्राह्मी कहने का भी ब्राह्मी कहने की कोशिश की, जो किसी ने बताया हुआ है। तो इसमें और एक ये आता है टेरियन, ये टेरियन नाम जो है उन्होंने भी इसको ब्राह्मी के नाम से जानने की कोशिश की है। तो बहुत सारे लोग इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। इसका आधार देते हैं ललित विस्तार, ये जो बौद्ध महायानी ग्रंथ है, और दूसरा नाम है समवायंग सूत्र जो जैन है। तो इसके आधार पर इन्होंने इसको अशोकन लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा है। अभी आप गौर कर लीजिए कि कोई अपने शिलालेखों में इसको धम्म लिपि कहता है, तो वो अगर उसका स्क्रिप्ट का नाम ब्राह्मी होता तो उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहता, ब्राह्मी लिपि कहता, लेकिन वो ऐसा कहते नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ बातें गौर करता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाम क्यों पड़ा। ब्राह्मी नाम इसलिए विकसित किया गया क्योंकि ये ब्रह्मा ने बनाई हुई स्क्रिप्ट है, इसलिए उसे ब्राह्मी। लेकिन ये ब्रह्मा ने बनाई हुई स्क्रिप्ट किस भाषा के लिए बनाई, ये कोई इंडोलॉजिस्ट हो या कोई एपिग्राफी का सिखाने वाला आदमी हो, इसको पता नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाली भाषा को स्क्रिप्ट ही नहीं है, तो विदाउट स्क्रिप्ट पाली भाषा कैसे आई सामने। और अशोका के तो बहुत सारे शिलालेखों में प्राकृत एंड पाली के बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पाली को स्क्रिप्ट नहीं है, तो नालंदा में जो ग्रंथ थे उसकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, उसकी लिपि कौन सी थी, ये बहुत एविडेंस सामने आता है। अगर नालंदा के तीन मंजिली हमारा ग्रंथालय होता, तो उस ग्रंथालय अगर आज अस्तित्व में होता तो उस लिपि के बहुत सारे एविडेंस हमें मिल जाते। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें जो उलझन करके रखा है, बहुत सारे अभ्यासकों ने यह कहा है कि ये प्रचलित नाम से है, परंपराओं से है, इसको हम तज्ञ नहीं कह सकते। जो परंपराओं के अधीन है उसे तज्ञ कहा नहीं जाता। जो संशोधन करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसको ही तज्ञ कहा जाता है। जो परंपराएं प्रचलित चलती है उसके लिए उसको तज्ञ नहीं माना जा सकता है। ये जो प्रोफेसर नाम उनको दिया गया है, वो कुछ एग्जाम पास करके प्रोफेसर बन जाते हैं, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके तज्ञ है या उसके रिसर्च स्कॉलर है। इनको उसके लिपि में क्या लिखा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं रहती। वो लोग इसको इस धम्म लिपि को मतलब धम्म लिपि को विरोध कर रहे हैं। इसको ब्राह्मी लिपि इसके लिए इनको चाहिए कि ब्राह्मी लिपि आएगी तो हमारी संस्कृति का नाम आता है, हमारी संस्कृति। अगर धम्म लिपि कहेंगे तो धम्म का नाम आता है, तो धम्म के नाम से इन्हें इसलिए उलझन पड़ती है। अगर धम्म आएगा तो लोगों को बुद्धिज्म पता चलेगा, बुद्धिज्म की बातें सामने आएगी, इसके लिए ये लोग धम्म के बारे में बताते नहीं है। तो ये धम्म लिपि के बहुत सारे एविडेंस सामने है। तो अगर किसी को ये पढ़ना है, अगर या किसी को इसके बारे में ये लिपि को जानना है, तो बहुत सारे अशोक के बहुत सारे शिलालेखों में इयं धम्म लिपि देवान पियन पियदस्येन राया लेखा पिता ऐसे है, अयं धम्म लिपि लिखिता ऐसे है, एताय अठाय इयं धम्म लिपि लिखिता ऐसे भी है। उसके बाद बहुत सारे शिलालेखों में तो जो लिपि और लेख, इसमें धम्मलेख के भी नाम से आया है या लेखा पिता के नाम से भी आया है। तो बहुत सारे नाम जो इसमें आया है। उसमें एक और शिलालेख में हम देखते हैं कहीं पर भी धम्म लिपि कहा है, इयं धम्म लिपि अत अति शिला थमानी वा शिला फलकानी वा तत कटाविया एन एस चिलठितिय सिया। अशोका के बहुत सारे शिलालेखों में अशोका ने बहुत सारी बातें कही है। अशोका का गिरनार का जो 14वां एडिक्ट है उसमें अशोक ये कहते हैं कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और इस साम्राज्य में बहुत जगह पर लिखा हुआ है, अभी भी और भी कुछ लिखना बाकी है। और इसकी जो वो 14वें एडिक्ट की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत है अयं धम्म लिपि के नाम से है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण आप ध्यान से रखो। अभी कुछ तज्ञ लोगों को ये परेशानी है कि इसको धम्म लिपि या धम्मलेख हो सकता है, तो बहुत सारे अशोकों के शिलालेखों में धम्मलेख का भी उल्लेख है, तो उन्होंने उसको धम्म लिपि नहीं कहा है, धम्मलेख भी कहा है, लेखा पिता भी कहा है, लिखितंग भी कहा है।
बहुत सारी बातें हैं। तो जब ये सब लिखा है तो उसको वो धम्मलेख नहीं कह सकते, नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि धम्मलिपि है। तो धम्मलिपि क्यों दोस्तों? तो लिपि का अर्थ यही है कि अक्षरों की संरचना। लिपि का अर्थ क्या होता है? अक्षरों की संरचना। और लेख जब लिखते हैं तो वाक्यों की संरचना वहां पर हो जाती है। वाक्य मिलकर वाक्यों को मिलाकर या शब्द को मिलाकर वाक्य बन जाता है और वाक्यों को मिलाकर लेख बन जाता है। और लिपि क्या होती है? अक्षरों की बनाई हुई संरचना को लिपि कहा जाता है। ये बहुत आसान बातें हैं, उसमें हमें समझना चाहिए। तो इस लिपि में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने धम्म की विचारधाराएं लिखी हुई है। लोगों को धम्म का आचरण करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये सब बातें लिखी हुई। तो स्वाभाविक है उनके हर एक शिलालेखों में धम्म का उल्लेख आया है। तो ये धम्म लिपि इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बहुत सारे शिलालेखों में धम्म का आचरण है। अभी जब ये बातें सब शिलालेखों में हैं तो इस धम्म लिपि को क्यों विरोध करें? लोगों को ये समझना चाहिए। जो तज्ञ मंडली है उनका मेरा निवेदन है या मेरा उनकी विनती है कि अब इस बात को समझने की कोशिश करो। ये बात कोई प्रचलित चलती है इसके लिए उसे धम्म लिपि नहीं माना गया है, या तो किसी किताब में लिखी है इसके लिए इसे धम्म लिपि नहीं माननी चाहिए। ये बात उस व्यक्ति ने लिखी है, उस शख्स ने उस पर लिखवाई है जिस व्यक्ति ने ये बातें 2000 साल पहले लिखी हुई है। अभी आज के ग्रंथों में अगर हम उसको अगर आज के ग्रंथों में होता तो वो कतई मान्यता प्राप्त नहीं होता। अगर आज के किसी ग्रंथ में लिखे होते तो वो कतई मान्यता प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये उस समय लिखी गई है जिस समय उसका शासन चलता था, और ये सब एविडेंस प्राप्त हो चुका है। तो आप लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि क्यों हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करते हैं। तो इसके बारे में हम अगर आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में इसकी और गहराई से बात देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसके लिए जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। धम्म लिपि क्यों, इसके बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लिपि यानी अक्षरों की संरचना है, और जिस अक्षरों की संरचनाओं में अशोका ने अपने शिलालेख लिखे हैं, चक्रवर्ती सम्राट ने अपने शिलालेख लिखे हैं, उसमें तथागत धम्म की विचारधारा लिखी हुई है। तो इस धम्म की विचारधारा को अक्षरों की संरचना में लिपिबद्ध किया है, इसीलिए इसको हम धम्म लिपि के आधार पर मानेंगे। और इसके एविडेंस है, कई एक दो एविडेंस नहीं है, तो लगभग 45 से ज़्यादा यंग धम्म लिपि के अवशेष प्राप्त है, एविडेंस प्राप्त है। तो जो भी हमारे जितने सारे संशोधक हैं, जो संशोधक इसको ब्राह्मी लिपि के नाम से पुकारते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप क्यों ना इस बात को समझने की कोशिश करो। या तो आप इसके ऊपर रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद आप इसको ध्यान से देखो, तभी आपको पता चलेगा। कई रिसर्चर ये कहते हैं कि अशोका ने जो खरोष्ठ लिपि है उसको भी धम्म लिपि कहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप खरोष्ठ लिपि पढ़ने की कोशिश करो। खरोष्ठ जो लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, और खरोष्ठी जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये सबसे अहम, और उसमें जो लिखा हुआ है ये भी प्राकृत शब्द है, तो उसको आइंग धम्मदीपि कहा है। तो क्यों ना हम ये कह सकते कि वो खरोष्ठी नाम किसने रखा है, तो लोगों को पता है। तो ये जो धम्मदीपि है, ये धम्मदीपि ये नाम भी हो सकता है उस लिपि के लिए, क्योंकि अशोका ने उस लिपि में क्योंकि ये अलग लिपि है, इसकी अलग रचनाएं हैं, अलग संरचना आती है, अक्षरों की अलग संरचना आती है, तो उसको अशोक ने उस तरीके से नाम दिया हुआ है। तो ये जो विरोध करने के लिए लोग आते हैं, उनसे मेरा विनती है कि आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर होता है तो आप इसको करो, रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि ये सच में ब्राह्मी लिपि है और इसका ये सबूत है, तो वो सबूत सामने रखो, तभी आपको इसको ब्राह्मी लिपि कहने का हक है। अदरवाइज किसी और ग्रंथों में लिखा हुआ है तो उस ग्रंथों में भी ये नहीं लिखा है कि अशोका के धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा है। उसके भी बहुत सारे एविडेंस है, उसको भी बहुत कुछ नाम से जाना जाता है। तो ये सारे एविडेंस है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये सारी बातें आपको पसंद आती है या समझ में आती है,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आने दूसरा वीडियो में हम धम्मलिपि के बहुत सारे पहलू देखने वाले हैं, किस तरीके से इसको चेंज होता गया है, कौन सी टाइम पे ये धम्मलिपि अननोन हो गई, तो ये सब बातें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक ये जो वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से आपको ये धम्मलिपि समझाने की कोशिश की है, तो दोस्तों ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। और अहम बात यह है कि दोस्तों धम्मलिपि का प्रचार और प्रसार करो। अगर ये सीखना है तो धम्मश्री यानी कि धम्मलिपि सिक्कंद रिसर्च इंस्टीट्यूट लिंक नीचे दी गई है, आप उससे भी आप सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो धम्मश्री के ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, 1 अगस्त से नया क्लास शुरू होगा। आप उसका अपने नाम भी दे सकते हैं, उसके लिए नंबर भी है 9730129266। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके उनको आने वाले क्लास में ज्वाइन होने के लिए आप निवेदन दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो फॉर्म दिया जाएगा आपको, उस फॉर्म भर के आप इस धम्मलिपि के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि ये सारी बातें हैं लोगों को आपको बताने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ अलग सा मतलब नहीं है, जस्ट आपको ये बताने की कोशिश है कि आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इस अहम बात को आप समझने की कोशिश करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और नई जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।